24 मार्च 1989 रात के ठीक 12:04 अलास्का के बर्फीले समुद्र में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने इतिहास बदल दिया। एक विशाल जहाज एक चट्टान से टकराया और उस एक टक्कर ने 2100 किलोमीटर के समुद्री तट को हमेशा के लिए काला कर दिया। लाखों जीव मर गए, अरबों डॉलर बर्बाद हो गए और एक सवाल आज भी जवाब मांगता है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। बात करते हैं उस जहाज की जिसका नाम था एक्सन वाल्डेज। यह कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी। एक्सन वाल्डेज की लंबाई थी 300 मीटर, मतलब 3 फुटबॉल मैदान एक के बाद एक रख दो उतना लंबा। इस जहाज में भरा था 5 करोड़ 30 लाख गैलन कच्चा तेल। यह तेल अलास्का की विशाल पाइपलाइन से आया था और इसे पहुंचाना था कैलिफोर्निया के तट तक। एक रूटीन मिशन, एक सामान्य यात्रा जो सैकड़ों बार हो चुकी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस रात इस जहाज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी को नहीं पता था। कुछ ऐसा जो एक बड़ी तबाही को न्योता दे रहा था। 23 मार्च 1989 की शाम एक्सन वाल्डेज अलास्का के वाल्डेज बंदरगाह से रवाना हुआ। जहाज का कप्तान था जोसेफ हेजलवुड, 20 साल का समुद्री अनुभव, एक्सन कंपनी का भरोसेमंद और तजुर्बेकार आदमी। बंदरगाह पर सब ठीक लग रहा था। जहाज धीरे धीरे प्रिंस विलियम साउंड की तरफ बढ़ा। लेकिन बंदरगाह छोड़ने से पहले हेजलवुड कहाँ था? गवाहों के बयान बाद में सामने आए। उन्होंने बताया कि हेजलवुड उस शाम बंदरगाह के पास एक बार में था और वहां उसने कम से कम 5 बड़े ड्रिंक्स लिए। 5। अमेरिकी मैरीटाइम लॉ एकदम साफ कहता है, जहाज चलाने से 4 घंटे पहले तक एक भी ड्रिंक नहीं। लेकिन हेजलवुड ने यह नियम तोड़ा था और फिर वो उस 300 मीटर लंबे जहाज की कमान संभालने चला गया जिसमें करोड़ों गैलन तेल भरा था। यही वो पहला धागा है जो इस पूरी तबाही को जोड़ता है। और इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि उस रात असल में किसकी गलती थी, हेजलवुड की, कंपनी की या सिस्टम की। रात के करीब 9 बजे जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहा था। प्रिंस विलियम साउंड में उस समय बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे थे। हेजलवुड ने कोस्ट गार्ड को रेडियो मैसेज भेजा, मैं अपना रास्ता बदल रहा हूं, बर्फ से बचने के लिए शिपिंग लेन से बाहर जा रहा हूं। कोस्ट गार्ड ने अनुमति दे दी। यह डिसीजन गलत नहीं था, बर्फ से बचना जरूरी था, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। रास्ता बदलने के बाद हेजलवुड ने जहाज की पूरी कमान सौंप दी 3rd मेट ग्रेगरी कोज़लॉफ को, 3रे नंबर का अधिकारी। एक ऐसा अधिकारी जिसे उस वक्त उस रूट पर जहाज चलाने का अधिकार नहीं था। रेगुलेशंस के हिसाब से इतने खतरनाक पानी में शिपिंग लेन से बाहर सिर्फ एक सीनियर और सर्टिफाइड ऑफिसर ही कमान संभाल सकता था। और हेजलवुड वो नीचे चला गया अपने कैबिन में। अब जरा तस्वीर बनाओ अपने दिमाग में। रात का अंधेरा, बर्फीला समुद्र, एक 300 मीटर लंबा जहाज जिसमें करोड़ों गैलन तेल भरा है। वो जहाज एक ऐसे रास्ते पर है जो नॉर्मल शिपिंग लेन से बाहर है और उस जहाज की कमान एक ऐसे अधिकारी के हाथ में है जो इसके लिए तैयार नहीं था। और सबसे बड़ा झटका, क्या आप जानते हैं, उस जहाज का रडार सिस्टम हफ्तों से खराब था, हफ्तों से, और किसी ने उसे ठीक नहीं करवाया था। एक्सन कंपनी को पता था, अधिकारियों को पता था, फिर भी जहाज चलता रहा बिना रडार के, रात के अंधेरे में, खतरनाक पानी में। कोज़लॉफ के पास था बस एक नक्शा, एक कंपास और एक भारी जिम्मेदारी। रडार नहीं था, अनुभव नहीं था, और सीनियर कैप्टन कैबिन में था। रात के 11:53 पर कोज़लॉफ को अचानक एहसास हुआ, जहाज गलत दिशा में जा रहा है। सामने था ब्लाई रीफ, एक खतरनाक चट्टान। उसने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन 300 मीटर लंबा जहाज बर्फीले पानी में तुरंत नहीं मुड़ता। और ठीक 12:04 पर एक्सन वाल्डेज ब्लाई रीफ से जा टकराया। वो आवाज जो गूंजी उस रात,
वो सिर्फ धातु के टूटने की आवाज नहीं थी, वो एक पूरे इकोसिस्टम के टूटने की शुरुआत थी। जब वो टक्कर हुई तो जहाज के हल में 8 बड़े बड़े छेद हो गए, 8। और उन छेदों से जो निकला वो था काला, गाढ़ा, जहरीला कच्चा तेल। हर सेकंड, हर मिनट रुकने का नाम नहीं। सोचो जरा, 1,10,00,000 गैलन तेल। अगर इसे आम भाषा में समझो तो 125 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर जाएं। इतना तेल समुद्र में एक ही रात में। और ये तेल फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। पहले कुछ घंटों में कुछ किलोमीटर, फिर अगले दिन दसियों किलोमीटर। हफ्ते भर में 2100 किलोमीटर का तट पूरा काला, जैसे किसी ने अलास्का के समुद्र पर काली चादर बिछा दी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब यह टक्कर हुई उस वक्त कोई मदद क्यों नहीं पहुंची तुरंत? यह सवाल बहुत जरूरी है। जब कोज़लोव को समझ आया कि जहाज चट्टान से टकरा गया है तो उसने तुरंत हेजलवुड को बुलाया। हेजलवुड कैबिन से ऊपर आया, उसने सिचुएशन देखी और फिर उसने कोस्ट गार्ड को रेडियो किया। हमने ब्लाई रीफ को हिट किया है, हम तेल लीक कर रहे हैं। बस इतना। कोस्ट गार्ड के पास उस वक्त उस इलाके में एक भी बड़ा रिस्पॉन्स वेसल तैयार नहीं था। अलास्का में ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स प्लान तो था कागज पर, लेकिन असल में इक्विपमेंट पुरानी थी, टीम ट्रेंड नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एक्सॉन कंपनी ने खुद 1 दशक पहले गवर्नमेंट को वादा किया था कि अगर कभी स्पिल हुआ तो वो 5 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करेंगे। 5 घंटे। असल में रिस्पॉन्स आया 14 घंटे बाद। 14 घंटे। इतने वक्त में तेल पूरे समुद्र में फैल चुका था और अब उसे रोकना नामुमकिन था। अब बात करते हैं उस तबाही की जो इंसानों को नहीं दिखी लेकिन समुद्र के अंदर हो रही थी। तेल जब पानी पर फैलता है तो वो एक काली परत बना लेता है। इस परत के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और उस काली परत में जो भी आया वो मर गया। 2,50,000 से ज्यादा समुद्री पक्षी मरे, 2.5 लाख, 2,800 सी ऑटर्स, 300 हार्बर सील्स, 250 बॉल्ड ईगल्स, वो ईगल जो अमेरिका का नेशनल सिंबल है, 22 किलर वेल्स, और अरबों की संख्या में सैमन और हेरिंग के अंडे, जो कभी मछलियां बनते, जो कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा बनते, वो सब उस काले तेल में दब गए। अलास्का के वो मछुआरे जिनकी पूरी जिंदगी उस समुद्र पर टिकी थी, उनके लिए वो सिर्फ पानी नहीं था, वो उनका घर था, उनकी रोजी थी, उनके बच्चों का भविष्य था। और एक रात में सब खत्म। क्लीन अप के लिए एक्सॉन ने 11,000 से ज्यादा वर्कर्स लगाए। प्रेशर से गर्म पानी से चट्टानें साफ की गईं, केमिकल्स डाले गए समुद्र में। लेकिन सच ये है, जो तेल एक बार समुद्र में मिल जाए वो पूरी तरह कभी नहीं निकलता। आज भी 2024 में अलास्का के उन तटों की मिट्टी खोदो तो नीचे तेल मिलता है, 35 साल बाद भी। और अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहने देती, जो इसे एक बड़े सवाल में बदल देती है। एक्सॉन एक छोटी कंपनी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक थी। अरबों डॉलर का कारोबार। और इस कंपनी को पता था कि उनके जहाज का रडार खराब है, पता था कि हेजलवुड की ड्रिंकिंग की हिस्ट्री है। उन्होंने खुद उसे एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भेजा था साल भर पहले। पता था कि अलास्का के पानी में नेविगेशन खतरनाक है। फिर भी जहाज चलाया गया, खराब रडार के साथ, एक ऐसे कैप्टन के साथ जिसकी हिस्ट्री सबको पता थी, एक ऐसे ऑफिसर की कमान में जो उस जिम्मेदारी के लिए सर्टिफाइड नहीं था। क्यों? यही सवाल है। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कुछ और था? क्या एक बड़ी कंपनी ने पैसे बचाने के लिए सेफ्टी को इग्नोर किया? और अगर किया तो उसकी कीमत किसने चुकाई? कोर्ट में जब यह केस गया तो एक्सॉन पर शुरुआत में $5 अरब का हर्जाना लगाया गया। 5 अरब। लेकिन एक्सॉन ने लगाई की, सालों तक, दशकों तक। और आखिर में 2008 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह हर्जाना घटाकर कर दिया सिर्फ $50 करोड़। 5 अरब से 50 करोड़।
एक्सॉन की उस साल की कमाई थी 45 अरब डॉलर। मतलब उन्होंने जो हर्जाना भरा वो उनकी कुल कमाई का सिर्फ 1% था। 1%। और उन मछुआरों का जिनमें से कई केसेस सेटल होने से पहले ही मर गए, जिनकी जिंदगियां उस तेल के साथ बह गईं, उन्हें क्या मिला? ये सवाल अभी बाकी है और इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि इस पूरी कहानी का असली दोषी कौन था और उसने आखिर में क्या भुगता। तो अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके कंधों पर इस पूरी तबाही का बोझ डाला गया, कैप्टन जोसेफ हेजलवुड। टक्कर के बाद जब कोस्ट गार्ड ने हेजलवुड का ब्रेथलाइजर टेस्ट लिया तो उसमें अल्कोहल की मात्रा लीगल लिमिट से 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना। और ये टेस्ट टक्कर के 9 घंटे बाद लिया गया था। यानी अगर उस वक्त टेस्ट होता जब जहाज चट्टान से टकराया तो शायद वो आंकड़ा और भी ज्यादा होता। अलास्का की कोर्ट ने हेजलवुड पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए। रेकलेस एंडेंजरमेंट यानी लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालना। ये एक बड़ा चार्ज था, बड़ी सजा हो सकती थी। लेकिन कोर्ट ने हेजलवुड को सबसे बड़े चार्जेस से बरी कर दिया। उसे सिर्फ एक मिसडिमिनर का दोषी माना गया, नेग्लिजेंट डिस्चार्ज ऑफ ऑयल। और सजा 1000 घंटे कम्युनिटी सर्विस, अलास्का के तटों की सफाई करना, बस। तो क्या हेजलवुड ही असली दोषी था या वो सिर्फ एक चेहरा था जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम छुपा था? जरा सोचो, हेजलवुड की ड्रिंकिंग हिस्ट्री एक्सन को पता थी। उन्होंने खुद उसे रिहैब भेजा था, फिर भी उसे कैप्टन बनाए रखा। जहाज का रडार खराब था, एक्सन को पता था, फिर भी जहाज चलाया। अलास्का के खतरनाक पानी में रात के अंधेरे में एक अंडर क्वालिफाइड ऑफिसर को कमान दी गई। ये सब किसके आदेश पर हुआ? एक्सन कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेफ्टी टीम को आधा कर दिया था, खर्च बचाने के लिए। टैंकर के क्रू को भी कम किया था, काम का बोझ बढ़ा दिया था। थर्ड मेट कोजलॉफ, जो उस रात कमान पर था, वो इतना थका हुआ था कि उसने पिछले 18 घंटों में ठीक से आराम भी नहीं किया था। 18 घंटे बिना आराम के। और उसे दे दी गई एक 300 मीटर लंबे जहाज की जिम्मेदारी, रात के अंधेरे में, बिना रडार के। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी तबाही थी जो होनी ही थी। और अब वो जवाब जिसका तुम इस पूरे वीडियो में इंतजार कर रहे थे। असली दोषी कौन था? हेजलवुड ने गलती की, ये सच है। उसने शराब पी, उसने कमान एक जूनियर ऑफिसर को दी। लेकिन हेजलवुड अकेला नहीं था। एक्सन कंपनी ने जानबूझकर सेफ्टी को इग्नोर किया, क्योंकि सेफ्टी एक्सपेंसिव होती है और जब सेफ्टी पर पैसे बचाए जाते हैं तो वो पैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुकाने ही पड़ते हैं। उन 2,50,000 पक्षियों ने चुकाए, उन सी ऑटर्स ने चुकाए, उन मछुआरों ने चुकाए जिनकी पूरी जिंदगी उस एक रात टूट गई, और उस अलास्का के समुद्र ने चुकाए जो आज भी 35 साल बाद भी उस जहर को अपने अंदर समेटे हुए है। इस घटना के बाद अमेरिका ने 1990 में ऑयल पोल्यूशन एक्ट बनाया, नया कानून जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिकी पानी में चलने वाले हर टैंकर का डबल हल होना जरूरी है, यानी 2 परतें, ताकि अगर बाहरी परत टूटे भी तो तेल ना निकले। ये लॉ सीधे एक्सॉन वाल्डिज की वजह से बना। और एक्सॉन कंपनी का नाम बाद में बदल गया, एक्सॉन मोबिल हो गया। वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। उन्होंने क्लीनअप पर $2 अरब खर्च किए, हर्जाने में 50 करोड़ भरे और आगे बढ़ गए। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आया। ना वो पक्षी, ना वो मछलियां, ना वो मछुआरों की जिंदगियां, और ना वो साफ नीला बेदाग समुद्र। क्या आप जानते हैं, इस घटना के बाद जो साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई उनमें पाया गया कि अलास्का के उन तटीय कम्युनिटीज में डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस अचानक कई गुना बढ़ गए। लोग टूट गए, परिवार बिखर गए, आत्महत्या की दर बढ़ गई। एक ऑयल स्पिल सिर्फ पानी को नहीं, इंसानों को भी अंदर से काला कर देता है। एक्सॉन वाल्डिज सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है
कि जब भी कोई बड़ी ताकत, चाहे कंपनी हो चाहे सरकार हो, पैसों के लिए जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती है तो कीमत चुकाती है प्रकृति और वो इंसान जो उस प्रकृति पर जीते हैं। 24 मार्च 1989 की वो रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जो बताती है कि एक इंसान की लापरवाही, एक कंपनी का लालच और एक टूटा हुआ सिस्टम मिलकर क्या तबाही मचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि ये सबसे बड़ी समुद्री तबाही थी तो रुको, आगे आने वाले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आएंगे जो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वो वीडियो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। और यार, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार।